हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के नेम से ही आपको क्या पता लग रहा है, इनहेरिटेंस के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर 5 में पढ़ा था। उसमें हमें पता लगा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जो हमारे ट्रेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं जो वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं या फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके चिल्ड्रन में जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे पिछले चैप्टर में, बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स का उसमें क्या काम होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं जिससे इनहेरिटेंस हो पाती है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, क्या क्या रिसर्च हुई थी जिसकी वजह से हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता लग पाया। आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। देन रेप्लिकेशन होती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन होती है जीन एक्सप्रेशन की, जीन कैसे एक्सप्रेस होते हैं। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट इनहेरिटेंस। वही बता रहे हैं कि हमने पिछले चैप्टर में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेंडल के टाइम पे उन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया था। पिछले चैप्टर में हमें पता लगा था फैक्टर्स को अब तो हम जीन्स कहते हैं, बट मेंडल ने उन्हें फैक्टर्स कह के ही छोड़ दिया था और ये बोला था कि जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इनहेरिटेंस के पैटर्न के लिए। पर वो मेंडल इसको ना फैक्टर्स को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे, इनका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। उन्होंने सिर्फ ये बता के छोड़ दिया था कि ये कुछ चीज़ होती है जो हमारी इनहेरिटेंस में हेल्प करती है। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, मतलब उनके बाद काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसकी हेल्प से हमें पता लग पाया कि जो हमारा डीएनए होता है, व्हाट इज़ डीएनए हमारे होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हमें पता लग पाया। इसका कैसे जेनेटिक मटेरियल निकला, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हम इसी चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे। और फिर इन्होंने बोला है इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि जो ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे ये डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा पॉलीमर है, एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये मोनोमर होता है और ये काफ़ी सारे आपस में मिलकर ये पॉलीमर फॉर्म करते हैं। ऐसे ही सिमिलर आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा मोनोमर राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो ये इन्होंने बोला है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए हमारे दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो ये हमारे दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, क्या है, डीएनए एंड आरएनए, और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं हमें। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में। हाउएवर वायरसेस जो होते हैं वो उनमें डीएनए नहीं काम करता, उनमें आरएनए काम करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। वैसे नॉर्मली आरएनए जो होता है ये हमारा बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि ये मैसेंजर होता है, अडैप्टर होता है, स्ट्रक्चरल भी काम करता है, जैसे टीआरएनए हमारा होता है, आरआरएनए स्ट्रक्चरल काम करता है, एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है। ये जितने भी मैंने आरएनए लिस्ट करे हैं इनके बारे में हम अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि आरएनए में हमारा वायरसेस में हमारा आरएनए होता है एंड आरएनए के ये सारे फंक्शन होते हैं। देन आरएनए ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। एंड देन मोनोमर हमारे कैसे लिंक होके हमारे न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं, ये भी हमने लास्ट ईयर बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम डीएनए का स्ट्रक्चर करेंगे, रेप्लिकेशन कैसे होती है, आरएनए हमारा क्या कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, हमारे डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड कैसे डिटरमाइन होता है हमारा, और ये जो हमारा आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये हमारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए अब हम चलते हैं डीएनए पे, हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया। डीएनए इज़ ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यही मैंने बताया था आपको, ये इसका मोनोमर है, तो ये इसका मोनोमर था और ये इसका लॉन्ग पॉलीमर है डीएनए।
लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर बेस पेयर्स कितने हैं। अभी न्यूक्लियोटाइड्स के जब हमारे पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं बेस पेयर। यही सेम चीज़ उन्होंने बताई है, क्योंकि हमारा डीएनए ऐसे आपको याद होगा डबल हेलिक्स प्रेजेंट होता है, तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड इधर होता है एक इधर होता है, इसके पूरे को हम बेस पेयर कहते हैं, इनके पेयर को, न्यूक्लियोटाइड के पेयर को। न्यूक्लियोटाइड वगैरह क्या होता है मैं सब आपको आगे फिर से एक्सप्लेन करूँगी लास्ट ईयर का, अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो डीएनए की लेंथ हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर कितने होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल मतलब यही, अब ये इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनकी फैक्ट बेस ये एग्जाम्पल्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं फैक्ट बेस। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल हम इनको अलग अलग कलर से मार्क करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो कि है 5x174, इसमें हमारे 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अलग अलग कलर से मार्क करते हैं ताकि इजीली देख सकें, बैक्टीरियोफेज लैम्डा जिसमें हमारे 48502 बेस पेयर्स होते हैं। देन हमारा है एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई, इसमें हमारे 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं। देन हमारा लास्टली इन्होंने बताया है हमें हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए जिसमें हमारा 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हैप्लॉइड कंटेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। और इसका डिप्लॉइड कंटेंट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर्स, ये इसका डिप्लॉइड कंटेंट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग पॉलीमर्स का डीएनए वगैरह का स्ट्रक्चर कैसे होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम रिकैपिचुलेट करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर अपना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। डीएनए आरएनए कोई सा भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड दोनों ही होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर हमने जो पहले पढ़ा था लास्ट ईयर उसको हम थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो ये इन्होंने बताया है कि न्यूक्लियोटाइड के 3 इसको यहाँ पे बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको अलग से बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है एक न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड है। अब इस न्यूक्लिक एसिड को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। क्या होते हैं वो 3 पार्ट्स, लेट्स सी। फर्स्ट पार्ट होता है इसमें एक नाइट्रोजनस बेस, सेकंड होते हैं हमारे एक पेंटोस शुगर, और थर्ड हमारा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ओके अब ये न्यूक्लिक एसिड पे हमारा डिपेंड करता है। अगर हमारा डीएनए होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो हमारी पेंटोस शुगर भी इसमें डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर होगी। और अगर ये हमारा आरएनए होगा तो ये राइबोन्यूक्लिक शुगर होगी। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारा इसमें 2 तरह हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर हमारा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर साथ में प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर हमारा ये तीनों पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों प्रेजेंट हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह होता है। अब ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस को हम अलग से देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस होता क्या है। सो यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजनस बेस। सो नाइट्रोजनस बेस को हम फर्दर 2 में डिवाइड कर सकते हैं। वो फर्दर क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है प्यूरीन, सेकंड हमारे होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इम्पॉर्टेंट, वो ये होती है कि प्यूरिन्स जो होते हैं ये हमारे डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। एंड पिरिमिडीन्स हमारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये 9 मेंबर होते हैं ये हमारे, और ये हमारे ये 6 मेंबर होते हैं। सो प्यूरिन्स में हमारे आते क्या क्या हैं वो मेंशन कर लेते हैं। तो प्यूरिन में सबसे पहला हमारा आता है एडेनिन, एंड सेकंड हमारा आता है ग्वानिन। पिरिमिडीन में हमारा फर्स्ट आता है साइटोसिन, सेकंड आता है थायमीन, एंड थर्ड आता है यूरेसिल। अब इसमें पिरिमिडीन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये पिरिमिडीन होते हैं हमारे, इसमें थायमीन जो होता है ये हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है।
और किसी चीज़ का मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो ये हमारा कॉमन होते हैं, मतलब प्यूरिन्स हमारे डीएनए एंड आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। पिरिमिडीन्स में हमारा साइटोसिन जो है ये डीएनए एंड आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होता है, बस इनके लिए स्पेसिफिक होता है थाइमीन एंड यूरेसिल के लिए। थाइमीन हमारा डीएनए में होता है, यूरेसिल हमारा आरएनए में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसे रीड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। ये देखते हैं क्या 3 कंपोनेंट होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। यही सेम बोला है इन्होंने। पेंटोस शुगर में राइबोस होती है हमारे आरएनए, डीऑक्सी राइबोस होती है हमारी डीएनए के केस में। 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं देख लेते हैं। 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में हमारे आते हैं एडनिन एंड गुआनिन, पिरिमिडीन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। और फिर इन्होंने यहाँ पे आगे बताया होगा हमें कि साइटोसिन तो हमारा कॉमन होता है डीएनए एंड आरएनए के लिए, थाइमीन हमारा सिर्फ डीएनए में होता है, यूरेसिल हमारा आरएनए में भी होता है। तो यहाँ भी लिख सकते हो आप, अपनी बुक में भी अलग से इसे लिख सकते हो। अब यही इन्होंने ये बोला है आगे, यूरेसिल हमारा प्रेजेंट होता है आरएनए में थाइमीन की जगह पे। तो अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें थाइमीन प्रेजेंट नहीं होगा, यूरेसिल होगा। डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें थाइमीन प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होगा। अब नाइट्रोजनस बेस का इन्होंने बताया कि नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो हमारा OH से लिंक्ड होता है, कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पेंटोस शुगर की वहाँ पे लिंक्ड होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, और इससे हमारा फॉर्म होता है न्यूक्लियोसाइड। तो इस सब को हम नीचे डायग्राम में देखते हैं, पहले यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो गया हमारा। लिंकेज कौन सी है ये भी इंपॉर्टेंट है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और कौन सी पोजिशन पे था हमारा, OH से लिंक्ड था फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। तो ये नीचे देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये हमारी पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर में ये यहाँ पे ऐसे होता है, ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है पेंटोस शुगर का, इससे हमारा लिंक्ड है ये नाइट्रोजनस बेस। ये ए दिखा रखा है हमारा। ए क्या था हमारा, प्यूरिन था। प्यूरिन का मैंने क्या बताया था, डबल रिंग होते हैं उसमें। तो ये आपको इसमें स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है। ये ऐसे यहाँ पे इन्होंने अलग सा इसका ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका डबल रिंग है, डबल ड्रॉ किया हुआ है। तो ये डबल रिंग शो की हुई है। ये देखिए यहाँ पे ये टी है ना, थाइमीन होगा, पिरिमिडीन सिंगल रिंग होता है, तो ये इनको इन्होंने ऐसे शो किया। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो फर्स्ट इस पे कार्बन पे प्रेजेंट है ये OH से, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर इससे लिंक्ड है। कौन सी लिंकेज होती है यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये हमारी लिंकेज होती है एन ग्लाइकोसिडिक। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया इन्होंने। थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये हमारा न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो गया। तो ये अगर हम न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे मार्क करें तो न्यूक्लियोसाइड हमारा इसके हिसाब से क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड हमारा ये देखिए, ये फर्स्ट ये देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे। तो ये फॉस्फेट ग्रुप को हमने बोला था कि पेंटोस शुगर और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस मिला है। तो ये हमारा है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोटाइड कैसे होगी, न्यूक्लियोटाइड को शो करने के लिए हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ करते हैं। ये पूरा है न्यूक्लियोटाइड, ये है न्यूक्लियोटाइड कि ये हमारे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है, सच एज एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन। एडेनोसिन मतलब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हमारा एडेनिन प्रेजेंट है तो ये वाली शुगर होगी हमारी ये वाला न्यूक्लियोसाइड को हम नाम देंगे एडेनोसिन। पर एडेनोसिन कब देंगे, अगर ये हमारे आरएनए में प्रेजेंट है। अगर ये हमारे डीएनए में एडेनोसिन प्रेजेंट है तो फिर हम इसको एडेनिन प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन। सिमिलरली दूसरों के लिए भी होगा, ग्वानिन के लिए होगा ग्वानिसिन या फिर डीऑक्सी ग्वानिसिन, साइटोसिन के लिए होगा सिटिडीन या फिर डीऑक्सी सिटिडीन। और फिर एक चीज़ अब ये इंपॉर्टेंट है, यूरेडीन या फिर डीऑक्सीथाइमिडीन, क्योंकि अब वो मैंने बताया था आपको आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो ये हमारा यूरेडीन होगा। और डीएनए में सिमिलरली हमारा थाइमिन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता, तो सिर्फ डीऑक्सीथाइमिडीन होगा। थाइमिडीन कुछ नहीं होता है, डीऑक्सीथाइमिडीन ही होता है हमेशा। नेक्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप, हमारा लिंक्ड होता है OH से 5th कार्बन पे न्यूक्लियोसाइड के।
किस लिंकेज के थ्रू? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो इसको फिर से मार्क कर लेते हैं जैसे पहले किया था। कौन से पे लिंक्ड है? OH ऑफ 5th कार्बन। और लिंकेज कौन सी है? लिंकेज है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। और क्या फॉर्म कर रहा है ये अब हमारा? ये हमारा फॉर्म हो रहा है न्यूक्लियोटाइड। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा फॉस्फेट है। फॉस्फेट हमारा कौन से उस पे है? ये लिंकेज है इसकी। तो ये वाली कौन सा लिंकेज थी हमारी? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये हमारी फॉस्फोएस्टर लिंकेज हो गई और ये हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गया। अब ये तो हमने अपने सिंगल न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इनकी बात कर ली, बट डीएनए और आरएनए में हमने क्या बोला था कि हमारी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। पॉली मतलब बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये है, ये है, ये है, आपस में कैसे लिंक्ड होंगे? ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड से लिंक था फॉस्फोएस्टर लिंकेज से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फॉस्फोएस्टर लिंकेज से वो न्यूक्लियोसाइड से लिंक्ड था। अब ये फॉस्फेट ग्रुप ही हमारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड को भी इसके साथ जोड़ेगा। एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड को के साथ कैसे जुड़ता है? वो फॉस्फेट ग्रुप ही ज्वाइन करता है। कौन सी लिंकेज होती है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एक जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक लिंकेज होती है तो वो होती है फॉस्फोएस्टर, और दो हो जाती हैं तो वो होती है फॉस्फोडाइएस्टर। डाई मीन्स 2। सो यहाँ पे ज़्यादा वो हो गया क्राउडेड सा, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरा है। ये फॉस्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है इस न्यूक्लियोटाइड के साथ इस लिंकेज से, और ये लिंकेज हमारी क्या है? लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है हमारी फॉस्फो। तो ये हमारी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है, इसकी मोइटी याद रखनी है कि चेन की मोइटी कैसे होती है। तो ये हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम ज्वाइन करता है। कैसे? ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें पेंटोज शुगर को देखिए। फर्स्ट हमारे कार्बन से हमेशा नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से इसके ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और इस वाले शुगर के कौन से है? 5th कार्बन से अटैच्ड है। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम अटैच्ड है। तो हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को हमेशा इस तरह लिखते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये हम इस तरह लिखेंगे। और जब दो न्यूक्लियोटाइड हमारे आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो हम इसको कहेंगे डायोन्यूक्लियोटाइड। डायोन्यूक्लियोटाइड, डाई मीन्स 2। यही सेम चीज़ इन्होंने बताई है। मैं यहाँ पे ये भी मार्क कर लेते हैं कि हमारे दो न्यूक्लियोटाइड्स को कौन ज्वाइन करता है, कौन सी लिंकेज होती है? 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और क्या फॉर्म कर देता है? डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर देता है। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड के लिए और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, वो इसी सेम वे में जुड़ते जाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू। 1-2 डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही जुड़ते जाते हैं और पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन फॉर्म कर देते हैं। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ एट वन एंड अ फ्री phosphate moiety at 5' end of sugar, which is referred to as the 5' end of polynucleotide. और similarly दूसरे end पे उसका polymer जो होता है, end of the polymer, the sugar has a free OH of 3 carbon group, which is referred to as 3' end of the polynucleotide. हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गई, वो मैं आपको दूसरे पेज पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे ये है हमारा, हम यहाँ पे पेंटोज शुगर को ड्रॉ करते हैं। पेंटोज शुगर हमारी कैसे होगी? तो ये हमारी पेंटोज शुगर है। अब पेंटोज शुगर में क्या होता है? ये हमारी कौन सी शुगर होगी? ये हमारी राइबोज शुगर है। अब ये हमारी राइबोज शुगर क्यों है? क्योंकि जो इसकी सेकंड पोजीशन है, कैसे गिन रहे हैं हम? 1 2, तो ये हमारी इसकी सेकंड पोजीशन है, इस पे यहाँ पे OH प्रेजेंट है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ये हमारी राइबोज शुगर है। तो अगर हम यहाँ पे इसके OH को हटा के यहाँ पे H लगा दें तो ये हमारी बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि इसका ऑक्सी रिमूव हो गया ना एक, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये इसके सेकंड कार्बन पे होता है, ये वाला पार्ट जो होता है। अब यही इन्होंने यहाँ पे बोला है, इन्होंने ये इसको जो ये चीज़ बोली है, इसको हम यहाँ इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो इस 5 एंड होता है, इस पे हमारे ये चेन तो बनती चली गई, अब लास्ट में न्यूक्लियोटाइड ही होगा ना दोनों एंड्स पे। तो जो 5' एंड होता है
हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा 5 प्राइम एंड है? तो जो 5 प्राइम एंड है उस पर हमारा एक वो होगा फ्री फॉस्फेट ग्रुप, मतलब वो आगे किसी और चीज़ से अटैच नहीं होगा, सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो जहाँ पे हमारा फ्री फॉस्फेट ग्रुप है वो हमारा 5 प्राइम एंड बन जाएगा। सिमिलरली 3 प्राइम एंड को देखने के लिए हमारा यहाँ पे एक फ्री OH प्रेजेंट होगा। इस फ्री OH को ये आगे किसी और चीज़ से अटैच नहीं होगा, तो जहाँ पे हमारा फ्री है हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है तो हमारा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, ये हमारा 3 प्राइम वाला एंड बन गया। तो ये 5 प्राइम फॉस्फेट और ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, ये हमारे इस तरह की चेन होती है। यही सेम चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है। तो अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए। Backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphates, and nitrogenous base linked to the sugar moiety project from the backbone। तो इसका क्या, ये क्या है, ये देखिए, जैसे ये फिर से डायग्राम को देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो इसका बैकबोन जो है ये इसका बैकबोन है। कैसे है ये बैकबोन इसका, ये देखिए, ये यहाँ शुगर है, ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, तो ये इसका एक पूरी ऐसी चेन बन रही है, ये इसका बैकबोन है। तो इसकी ये ध्यान रखिए, बैकबोन इससे बनता है शुगर एंड फॉस्फेट से, और जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो इनसाइड प्रोजेक्ट करते हैं, अंदर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं। डीएनए का हम वैसे आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बट डीएनए का आपको पता होगा ये चीज़ कि डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए की। इसी तरह सिमिलरली इसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट होगी, उसमें भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, और फिर उसके नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और ये आपस में ज्वाइन होके बेस पेयर्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह होता है, ऐसे होता है। अब हम पढ़ते हैं, इन्होंने बोला है आरएनए, एवरी न्यूक्लियोटाइड हैज़ अ रेजिडुअल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 प्राइम पोजीशन इन द राइबोस, ऑल्सो इन आरएनए। तो यही मैंने सेम आपको बताया था। ये यहाँ पे जैसे ये हमारा राइबोस है, तो राइबोस में क्या होता है, हमारा इस पे 2 वाले कार्बन पे हमारा OH प्रेजेंट होता है, तो इस OH की वजह से हमारा राइबोस शुगर होती है। ऑल्सो इन आरएनए यूरेसिल हमारा फाउंड होता है थाइमीन की जगह, और एक थाइमीन का दूसरा नाम होता है 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं इसे, थाइमीन को इसका दूसरा नाम होता है। अब हम चलते हैं हमारे डीएनए की, कैसे बताया इन्होंने। डीएनए हमारा एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, ये हमारा एसिडिक सब्सटेंस होता है। सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था हमारा डीएनए? मैं आपको इसका रीड करने के बजाय आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के बताती हूँ इसकी, इसमें से। तो डीएनए हमारा एसिडिक सब्सटेंस है, किसने आइडेंटिफाई किया था? फर्स्ट नेम है फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने किया था 1869 में, और क्या नाम दिया इसे? इन्होंने नाम दिया इसे न्यूक्लियन का नाम दिया। अब ये क्या है, इनके टाइम पे ना वो नहीं था, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स नहीं थी, लिमिटेशंस थी, तो ये इसको अच्छे से नहीं देख पाए। मतलब देख सकते हैं आप, ये जो वो थे मेंडल, उनके कुछ ही साल बाद की बात है, उनकी कुछ मतलब थोड़े से टाइम ही हुआ था, उस टाइम इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था न्यूक्लियन को, पर डीएनए का पता नहीं लगा था उस टाइम, डीएनए का बहुत अच्छे से पता नहीं लगा था। फिर उसके बाद एक आए थे 2 साइंटिस्ट, इनके नाम थे मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सरे की डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया था, कुछ एक्सरे का से कुछ हेल्प से कुछ वो एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिस में 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों साइंटिस्ट, इन्होंने इसके ऊपर वो निकाला था डीएनए का स्ट्रक्चर। कौन है ये दोनों साइंटिस्ट? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। कौन से ईयर में थे ये? 1953 में। तो इन दोनों के, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने निकाला था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर निकाला था। ये बहुत वो था, क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी था ये, उसके लिए डबल हेलिक्स मॉडल निकाला था डीएनए का। जो इसमें बेस पेयरिंग हम पढ़ते हैं ना, ये बेस पेयरिंग जो होती है, ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ थी, इसकी एक हॉलमार्क था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम बताया इन्होंने, एरविन चारगैफ। इन्होंने हमें क्या कहा था, इन्होंने हमें बताया था कि जो रेशियो होता है एडनिन, थाइमसिन, ग्वानिन, साइटोसिन का, वो कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है। तो ये क्या है, चारगैफ रूल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये इसके ऊपर वो आते हैं सॉल्व करने के, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चारगैफ ने क्या बताया था, ये इनका न्यूमेरिकली क्या लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला आता है A+G/T+C इज़ इक्वल टू 1। कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक चीज़, हाँ, और एक दूसरी चीज़ इन्होंने बताई थी कि एडनिन हमारा थाइमसिन के साथ कैसे बॉन्ड होगा, 2 होंगे उनके बीच में बॉन्ड,
गुआनिन हमारा साइटोसिन के साथ कैसे बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड होंगे, ये भी इन्होंने बताया था कि ये इस तरह होता है। ये एक चीज़ बताई थी, दूसरी चीज़ ये बताई थी, तो ये दोनों चीज़ें बताई थी। एडनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से ज्वाइन होगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन होगा। एडनिन प्लस गुआनिन और अपॉन टी प्लस सी हमारा 1 होता है। और ये जो होता है क्यों 1 क्यों होता है, क्योंकि हमारा आप ऐसे देखो ए अपॉन टी करेंगे, ए अपॉन टी हमारा दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जितना ए है उतना ही टी होगा। क्यों ऐसा क्यों है कि इतना ही होगा, क्योंकि ए हमारा टी के साथ तो ज्वाइन होता है, तो जितना ए है उतना ही टी होगा। तो फिर ए अपॉन टी हमारा कितना है, 1 हो गया, ये हमारा कट के। जी अपॉन सी भी हमारा 1 हो गया कट के। तो सिमिलरली इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हमारी है, मैं अलग कलर से लिखती हूँ, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज़। एक सिंगल स्पीशीज़ के लिए ये चीज़ हमारी कांस्टेंट होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इसकी वो है, चारगैफ रूल के बेसिस पे हमारे वो आते हैं न्यूमेरिकल्स, आप इसके क्वेश्चंस ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं चारगैफ रूल के। अब ये बेस पे यहाँ पे पढ़ते हैं। बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। They are said to be complementary, therefore sequence of bases in one strand is known than the sequence। हाँ, तो इन्होंने बोला है कि जो बेस पेयरिंग होती है वो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी दे देती है। अब वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो बेस पेयर्स होते हैं वो हमने बोला ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ए के साथ टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा। तो अगर हमें एक का भी पता है तो हम दूसरे का पता लगा सकते हैं कितना नंबर है। अगर हमें बोल दिया कि एक चेन में हमारे 20 एडनिन है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडनिन 20 है, तो फिर थाइमिन भी 20 होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली गुआनिन पता है तो साइटोसिन पता लगा सकते हैं, तो ये हमारा हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह एक चीज़ होती है कि अगर हमें ये है, जैसे अगर हमारी ये स्ट्रैंड है, हमें इसका पता है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, तो हम इस तरह इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का इसका ऑपोजिट ही होगा। तो ए के ऑपोजिट हमारे प्रेजेंट होगा टी, टी के ऑपोजिट होगा ए, जी के ऑपोजिट होगा सी, सी एंड सी के ऑपोजिट होगा जी। तो हम एक स्ट्रैंड का पता है तो उसकी दूसरी स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री पता लगा सकते हैं। ऑल्सो अगर हमारी इनमें से एक डीएनए है, जैसे इसकी डीएनए की हमारे दोनों स्ट्रैंड, जैसे ये एक स्ट्रैंड है, ये वो क्या कहते हैं, सिंथेसाइज कर रही है एक दूसरा डीएनए की स्ट्रैंड, ये एक दूसरा डीएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रही है, मतलब ये टेम्पलेट की तरह काम कर रही है। तो जो हमारी दो दूसरी वो प्रेजेंट होंगे, वो होंगी फॉर्म स्ट्रैंड्स डीएनए की, या डीएनए फॉर्म होगा, वो हमारा पेरेंटल डीएनए के आइडेंटिकल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इसी सेम डीएनए से निकल के आ रहा है ना, तो वो आइडेंटिकल होगा पेरेंटल डीएनए के। अब ये सब तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेलिएंट फीचर्स हमारे डीएनए हीलिक्स के। डबल हीलिक्स के क्या हैं, इसके डीएनए के डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि हमारा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से होता है, ऐसे तो मार्क करते चलते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, ये फिर से इन्होंने बोल दिया क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। बैकबोन हमारी शुगर फॉस्फेट की है और बेसिस इनसाइड को प्रोजेक्ट करते हैं, अंदर की साइड को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये डबल हीलिक्स है हमारा, इसमें ये हमारे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है हमारी, और ये हमारा बेस है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, ये भी अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसे अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते रहते हैं। चेन्स की एंटी पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो अगर एक चेन हमारी जा रही है 3 to 5, दूसरी हमारी जाएगी 5 to 3, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई और एंटी पैरेलल हो गई। तो ये मार्क कर लीजिए, एंटी पैरेलल होती है। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 से जुड़ता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़ता है। तो ये मार्क कर लीजिए, बेसिस आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। यही एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन और ऑपोजिट, एंड गुआनिन फॉर्म्स 3।
तो इसमें इसका चीज़ क्या है, ये हमारा इसमें प्यूरीन जो है हमारे पिरिमिडीन्स के साथ जुड़ रहे हैं। प्यूरीन्स आपको याद होगा डबल रिंग होते हैं और पिरिमिडीन्स हमारे सिंगल रिंग होते हैं। तो प्यूरीन जब हमारे पिरिमिडीन के साथ जुड़ते हैं हमेशा, तो ये हमारे इक्वल लेंथ वो कर देते हैं। अगर प्यूरीन प्यूरीन के साथ जुड़ते तो वो लंबे हो जाते ज़्यादा, पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ जुड़ते हो तो वो लेंथ शॉर्ट हो जाते। तो डीएनए का ये जो हीलिक्स है इसमें कुछ इसकी शेप ना सही नहीं बन पाती। तो अब सिंस हमारे ये प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ जुड़ते हैं तो हमारे डीएनए की जो ये हीलिक्स है, जो इसकी ये शेप है, ये हमारी सही रहती है। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है इसकी वजह से। अब 2 स्ट्रैंड्स जो हैं हमारी राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती है, ध्यान रखिए, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती है। पिच जो होता है डीएनए का, ये अब हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मैं इसको अभी आपको ड्रॉ करके बता दूँगी, पहले यहाँ रीड कर लेते हैं। तो पिच जो होता है हमारा डीएनए का हीलिक्स का 3.4 नैनोमीटर होता है। रफली 10 बेस पेयर होते हैं हर उसमें ईच टर्न में। कॉन्जिक्यूटिवली हर बेस पेयर के बीच में हमारा 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जैसे अगर ये हमारा सपोज़ ये हमारा वो है, ये हमारा वो है डीएनए, तो ये हमारा डीएनए है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इसकी जो पिच होती है, ये पिच है हमारी। तो पिच का मीनिंग क्या है, ये हमारा, ये बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ एक टर्न में, एक पिच में, इसका एक पिच कितनी होती है, एक पिच में होते हैं इसके, एक पिच बोली इन्होंने 3.4 नैनोमीटर की। और इसमें हर टर्न में इन्होंने बोला कि 10 बेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो 10 मार्क कर लेते हैं। एक, ये हमारे 10 बेसिस प्रेजेंट हो गए उसके बीच में। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो हमारे बेसिस हैं इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये इनके बीच का, एक बेस के बीच का डिस्टेंस, हर बेस के बीच का डिस्टेंस इन्होंने बोला 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये इन्होंने ऐसे बोला है। तो ये हमारा होता है, इस तरह होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इस तरह होता है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हीलिक्स। मतलब जो हमारा एक बेस पेयर का वो होता है प्लेन, वो हमारे दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होता है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होता है। तो इसकी वजह से जो हमारा डबल हीलिक्स होता है उसको स्टेबिलिटी मिलती है। और क्या था, H बॉन्ड है, इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये डायग्राम देखते हैं, ये इन्होंने बताया। जैसे हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, ये पूरा पार्ट पढ़ा था हमने, ये पीछे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। आप इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहले तो देखिए, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, एंटी पैरेलल है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। और ये आपस में नाइट्रोजनस बेसिस इसके किसकी हेल्प से है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से है। G के साथ C है, 3 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये इस तरह है। तो ये हमारी इसकी चीज़ है ध्यान रखने की। पिच क्या होती है हमारी, इसके इन दोनों के बीच में, दो इनके बेसिस के बीच में हमारे डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा इन्होंने बोला है कि आप कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन कांस्टेंट। तो वही प्यूरिन्स हमारे डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसी वजह से इनके बीच में जब ये प्यूरिन से पिरिमिडीन जुड़ता है हमेशा, तो हमारे इनके बीच में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में डिस्टेंस है वो हमारा सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अब ये इन्होंने बताया कि जो हमारा डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी निकला था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल था और ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक्स की हमारी जो भी इम्प्लीकेशंस थी, जो भी चीज़ें थी, उनको बहुत ईजीली सिंपली एक्सप्लेन कर पाया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो इसी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट हुआ था उस टाइम। फिर एक चीज़ है इन्होंने बोली है कि जो फ्रांसिस क्रिक है हमारे वॉटसन एंड क्रिक में, जो हमारे फ्रांसिस क्रिक है, इन्होंने एक नई चीज़ दी थी, सेंट्रल डॉगमा, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दिया था, इन्होंने बोला था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, DNA टू RNA, फिर RNA टू प्रोटीन, इसी फ्लो में चलती है ये। तो ये सेंट्रल डॉगमा है, यहाँ पे देखते हैं कैसे है ये। तो DNA को इन्होंने बोला है रेप्लिकेशन। तो मतलब जब DNA से DNA बनता है, हमारा रेप्लिकेट होता है, ये हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। फिर हमारा DNA से जब आगे चलता है और DNA से हमारा क्या था, RNA बनता है। तो RNA जब हमारा बनता है तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। स्पेसिफिकली कौन सा RNA, mRNA मैसेंजर RNA। ये हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे आगे क्या होता है।
तो डीएनए से जब हमारा एमआरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। फिर जब हमारा एमआरएनए आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो अब नेक्स्ट ये हमारा क्या है, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये रिवर्स क्यों होती है, क्योंकि हमारा इसमें आरएनए टू डीएनए चलता है, तो इसको हम प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, टेमिनिज्म। टेमिनिज्म कहा जाता है इसको। मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको लिख के बता देती हूँ। टेमिनिज्म में क्या होता है हमारा, इसमें लिखते हैं सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा वायरसेस में होता है। सेकंड हमारा क्या होता है, इसमें हमारा आरएनए टू डीएनए बनता है। एंजाइम इसमें हमारा हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा होता है पूरा टेमिनिज्म का प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हीलिक्स। हमारा डीएनए जो है ये इसके पैकेजिंग कैसे होती है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन करी है। क्या करी है, इन्होंने बोला है कि हमारा जो हमने पढ़ा था दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 0.4 नैनोमीटर होता है। अब डीएनए की लेंथ अगर इसी तरह हम देखे जाएँ तो फिर इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं टिपिकल मैमेलियन की। कैसे कर सकते हैं, हमने दो बेस पेयर्स के बीच में हमें डिस्टेंस पता है। स्टार्टिंग में हमें ये भी पता लग गया था कि बेस पेयर्स होते कितने हैं टोटल, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे टोटल बेस पेयर्स जो होते हैं उनको बेस पेयर के डिस्टेंस के बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमें क्या मिला, ये इससे कट गया 10⁻⁹ ये कट गया आपस में, इनको मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी 2 मीटर्स की लेंथ निकल के आई एक डीएनए की। अब ये लेंथ आप देख सकते हो 2.2 मीटर्स की लेंथ है, और किस चीज़ की है, डीएनए की। डीएनए ऐसी चीज़ जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो ये हमारा कैसे फिट होगा न्यूक्लियस में, जिसका अप्रॉक्सीमेटली साइज़ होता है 10⁻⁶ नैनोमीटर। इतना छोटा साइज़ न्यूक्लियस का होता है, तो इतना बड़ा उसमें डीएनए कैसे फिट होगा। और ये याद रखिए डीएनए हमारा हर सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये हर सेल में इसकी फिटिंग करनी है। कैसे करेंगे, तो हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर इज पैक्ड इन अ सेल। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। तो प्रोकैरियोट्स का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इकोलाई। तो इनमें क्या होता है, इनमें हम आपको प्रोकैरियोट्स में एक इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है इसमें कि इनका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसमें तो न्यूक्लियस ना मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो डीएनए हमारा वो नहीं होता कि अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं भी बिखरा पड़ा है। वो हमारा कुछ प्रोटीन्स उसको वो पकड़ के रखते हैं डीएनए को, कि इसको एक जगह पे वो करे रखते हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जो डीएनए होता है, ये मार्क कर लीजिए, डीएनए जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इसी वजह से वो आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स में हमारा जो ये वाला रीजन होता है जहाँ पे हमारे वो प्रोटीन्स डीएनए को पकड़ के रखते हैं, इस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए न्यूक्लियोइड में जो हमारा ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप्स में होता है, लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। ये हमारा प्रोकैरियोट्स में होता है। तो जो हमारे लार्ज लूप्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स उनको बाउंड करे रखते हैं, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपस में अट्रैक्शन होती है इनकी। अब प्रोकैरियोट्स का तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं कि हमारा यूकैरियोट्स में किस तरह होता है। तो यूकैरियोट्स में सिंस हमारे मेम्ब्रेन बाउंड है, तो हमारा इसमें ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। तो इसमें हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज वो होता है सेट, एक सेट होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स का, बेसिक प्रोटीन्स का, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन्स। मार्क कर लीजिए, हिस्टोन्स कहते हैं हम इनको। क्या होते हैं, बेसिक सेट होता है पॉजिटिवली चार्ज इनका प्रोटीन्स का। जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें चार्ज किस तरह आता है, उनमें चार्ज आता है कि उनके ऊपर उनके पास अबंडेंस अमीनो एसिड्स का किसका है, अमीनो एसिड्स के रेजिड्यूज का किसका है। क्योंकि जो अमीनो एसिड्स के रेजिड्यूज होते हैं उनमें चार्ज साइड चेन्स होती हैं। तो जैसे हमारे अमीनो एसिड्स के रेजिड्यूज होते हैं तो हमारे इनके पास हिस्टोन्स के पास कौन सा होता है, तो हिस्टोन्स के पास आपको याद होगा कि हमारे बेसिक वो होते हैं अमीनो एसिड्स। तो बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज हमारे क्या होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हमारे हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन, और ये दोनों ही हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, साइड चेन्स इनकी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अब हिस्टोन्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं 8 मॉलिक्यूल्स में। एक यूनिट होता है 8 मॉलिक्यूल्स का और फॉर्म करते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। तो इसमें हमें एनसीईआरटी में इन्होंने बताया हुआ नहीं है कि वो 8 यूनिट्स होते क्या हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 8 यूनिट्स क्या होते हैं। वो 8 यूनिट्स होते हैं हमारे, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है,
H4 होते हैं। 4 हो गए, पर हिस्टोन ऑक्टेमर्स के लिए तो 8 होने चाहिए, तो इंटू 2 कर दो इन्हें। तो ये इंटू 2 करते हैं हमारे 8 हो गए, तो ये हमारे 8 मॉलिक्यूल यूनिट्स होते हैं, ये हमारे फॉर्म करते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर्स। मार्क कर लीजिए, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8। अब वो जो नेगेटिवली चार्ज हमारा डीएनए होता है वो इसके चारों तरफ रैप्ड होता है हिस्टोन ऑक्टेमर के और फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम। तो ये हमारा न्यूक्लियोसोम फॉर्म हुआ कैसे, हमारे डीएनए इसके चारों तरफ रैप हो गया और फॉर्म कर दिया उसने ये। हर न्यूक्लियोसोम पे हमारे 200 बेस पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं डीएनए के। अब न्यूक्लियोसोम जो होता है हमारा, ये हमारा रिपीट करता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे सिर्फ 200 बेस पेयर में काम हो जाएगा, बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम हमारे ऐसे ज्वाइन होते रहते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये फॉर्म करते हैं एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब ये सब तो हमने इसमें पढ़ लिया पैराग्राफ फॉर्म में। अब इसको थोड़ा सा वैसे देखते हैं, क्या कहते हैं, लिख के देखते हैं, वो ईजिली होगा। सबसे पहले इस डायग्राम को देख लीजिए, ये हमारा, इस डायग्राम को देख के इजीली समझेंगे आप। ये हमारा एक पूरा न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम में कैसा है, ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये डीएनए रैप्ड है हमारा। न्यूक्लियोसोम पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो इसके एंड्स हैं, ये H1 हिस्टोन वो करे रखता है, पकड़ के रखता है। ये H1 हिस्टोन ऑक्टेमर का पार्ट नहीं है। हिस्टोन ऑक्टेमर हमारे अलग 8 मॉलिक्यूल्स मिलके बने हैं, ये H1 हिस्टोन अलग है। ये एक न्यूक्लियोसोम है पूरा। अब ये इसी तरह और होगा, आगे एक और सर्कल होगा, उसके ऊपर भी ऐसे रैप्ड होगा, उसको भी यहाँ से एक वो पकड़ के रखेगा हिस्टोन ऑक्टेमर, फिर आगे और चलेगा। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर पूरा होता है। और ये स्ट्रक्चर हमारा जब बहुत पूरा डीएनए रैप हो जाता है तो ये हमारा वैसा लगता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे पर्ल नेकलेस देखा होगा आपने, पर्ल नेकलेस इसी तरह का अपीयर होता है, जैसे उस पर बीड्स लगे हुए हों। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख के ईजिली देखें। जैसे सपोज हमारा ये है, सबसे पहले आप ये देखिए डीएनए क्या था हमारा, डीएनए था नेगेटिवली चार्ज। फिर हमारी दूसरी चीज़ क्या है, हिस्टोन्स हमारे कैसे हैं, हिस्टोन्स थे हमारे पॉजिटिवली चार्ज। क्यों थे पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसके अंदर 2 हमारे वो थे अमीनो एसिड्स, क्या थे वो, अब ये लाइसिन और आर्जिनिन है। अब ये हमारा ये जो क्या कहते हैं हिस्टोन है, ये आगे क्या फॉर्म करता है, हिस्टोन हमारा 8 का यूनिट बन जाता है, और 8 मॉलिक्यूल का यूनिट बन के क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टेमर। अब इस हिस्टोन ऑक्टेमर के अंदर क्या क्या वो होते हैं। अब क्या होगा हमारा, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर कर लीजिए आप। डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर क्या बनाता है हमारा, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर हमारा बनाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोसोम हो गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पूरा। अब न्यूक्लियोसोम आपस में बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियोसोम आपस में बहुत सारे कैसे जुड़ते हैं, ये ऐसे होते हैं। इसके ऊपर हमारा डीएनए रैप होगा, कैसे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और फिर ये अब हमारा आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, फिर ये न्यूक्लियोसोम आगे जाके ये हमारा फॉर्म करेगा क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन फॉर्म किया इन्होंने। बस ये इसका ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि बीड्स ऑन वो स्ट्रक्चर होता है इसका, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये इसका पूरा वो होता है, कैसे होता है, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज था, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज था। क्यों, उसमें उसके अमीनो एसिड्स के वो प्रेजेंट थे रेजिड्यूज, जिनके साइड चेन्स में हमारा वो होता है चार्ज, लाइसिन एंड आर्जिनिन। फिर हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल, ये हमारा ऐसा रेंज हो जाता है 8 मॉलिक्यूल यूनिट्स में हिस्टोन ऑक्टेमर फॉर्म करता है, जिसमें हमारे होते हैं H2A, H2B, H3, H4 इंटू 2। फिर हमारे डीएनए और हिस्टोन ऑक्टेमर आपस में हो जाता है, कैसे, हमारा जो हिस्टोन ऑक्टेमर होता है उसके चारों तरफ डीएनए हमारा रैप हो जाता है। फिर ये फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम हमारे बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं और फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया। अब आगे इन्होंने बोला है कि जो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है हमारा क्रोमैटिन में, वो हमारा पैक हो जाता है, फॉर्म करता है फिर क्या, क्रोमैटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कॉल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज ऑफ डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा हमने जब वो पढ़ा था सेल साइकिल पढ़ी थी, तो उसमें हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं एक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो हमारे हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होती है उसकी। कैसे, ये तो हमारा क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन भी हमारी पैक्ड फॉर्म होती है डीएनए की। तो ये पैक्ड फॉर्म होती है और ये और भी ज़्यादा आगे कंडेंस हो जाता है, कैसे, क्रोमैटिन फाइबर्स फॉर्म करता है। और फिर जब हमारे सेल साइकिल की मेटाफेज होती है, कैसी थी हमारी PMAT,
प्रोफेज मेटाफेज, तो सेकंड हमारी मेटाफेज थी। मेटाफेज में हमारे कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेता है। क्रोमोसोम्स आपको याद होंगे ये कुछ इस तरह के नज़र आते हैं और बीच में सेंट्रोमियर के थ्रू हेल्ड होते हैं, तो ये हमारे फॉर्म कर लेता है क्रोमोसोम्स। और ये पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। मतलब और भी ज़्यादा जब हम हायर लेवल्स पे जाते हैं तो जो हमारी पैकिंग होती है इसकी क्रोमोसोम की, उसके लिए हमें और ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो उनको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स मतलब क्रोमोसोम्स के अलावा जो हमारे हिस्टोन्स के अलावा दूसरे प्रोटीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम के लिए, वो हमारे ये हैं, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अब ये एक दूसरी चीज़ है यहाँ पे ये है यूक्रोमैटिन और ये है यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन की। तो क्या है इसमें, यूक्रोमैटिन क्या होता है, जब हमारे न्यूक्लियस में जो हमारा वो होता है क्रोमैटिन वो लूजली पैक्ड होता है, तो उसका जो स्टेन होता है ना वो बहुत लाइट आता है, इसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। पर जब हमारा क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड होता है, तो जब हम उसे स्टेन करते हैं तो वो बहुत डार्क स्टेन होता है, बहुत डार्क अपीयर होता है, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। अब यूक्रोमैटिन जो होता है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। पर जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो इनएक्टिव होता है, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सिर्फ यूक्रोमैटिन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हमारा क्रोमैटिन यूक्रोमैटिन होता है, हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव होता है।